प्लेट्यू एंड प्लेन्स, इन चीजों की हम स्टडी करेंगे पर्टिकुलरली, ठीक है? ओके, वेरी गुड। हाँ, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? वी हैड डिस्कस्ड दैट देयर आर 7 मेजर प्लेट्स। हमारी जो धरती है, हमारी धरती पर हम सभी लोग रहते हैं, तो उसको मैकेंजी, मॉर्गन एंड पार्कर ने बताया था कि 7 मेजर प्लेट्स हैं और 20 माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है? इन प्लेट्स का मैंने मूवमेंट बताया था जिसको डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म था। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था पहले, है ना, कि कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है। और कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है? व्हेन टू प्लेट कोलाइड्स विद ईच अदर, तो वहां पर जाकर के फोल्ड माउंटेन बनता है। अब इसका एग्जांपल है हिमालय। आप लोगों ने देखा है हिमालय, कई सारे लोगों ने देख रखा होगा, कई सारे लोगों ने उसको फोटोग्राफ्स के अंदर देखा होगा कि हिमालय कैसे बना, ठीक है? तो हिमालय की बनने की एक कहानी भी है। क्या कहानी है? एक बार क्या हुआ था कि हिमालय के ऊपर सारे देवी देवता रहते थे। अब जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुई थी तो हिमालय काफी बड़ा हो गया था। हिमालय की हाइट बढ़ने लगी। कैसे हाइट बढ़ने लगी है? इस तरह से देखो कि हिमालय कुछ इतना ऊंचा है हमारा, है ना। अब एक और माउंटेन रेंज है, जिस माउंटेन रेंज का नाम क्या है? विंध्याचल। क्या नाम है? विंध्याचल, जो इतना ऊंचा। तो विंध्याचल काफी पुराना था, बहुत पुराना था। अब विंध्याचल काफी पुराना, हिमालय नया माउंटेन। अब ये नया माउंटेन, यंग माउंटेन होने के बाद भी ये माउंटेन इतना ऊंचा 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 इतना ऊंचा हो गया। तो विंध्याचल का दिमाग खराब हो गया। विंध्याचल ने सोचा ये कल का लड़का अपने आप को इतना ऊंचा बताता है, इतना इतनी हाइट इसने गेन कर ली, ये क्या बात हुई? मैं अभी दिखाता हूँ इसको। और विंध्याचल बड़ा होने लग गया। विंध्याचल जो था अपनी जगह पर ये बड़ा होने लगा, इसने अपना स्वरूप जो था उसका विस्तार कर लिया। अब विंध्याचल ने अपने आप को बड़ा किया तो जितने भी देवी देवता थे, जितने भी सारे देवता है ना, वो सब कहाँ रहते? हिमालय के ऊपर। अब उन सारे देवता ने देखा कि यार विंध्याचल कहाँ आता है? विंध्याचल बोले एमपी में आता है। बोले एमपी में विंध्याचल आता है और हम सारे देवी देवता, बर्फ की पहाड़ियां, ऊंचा स्नोवी माउंटेन रेंज, हिमाद्री, शिवालिक, लेसर हिमालय, ट्रांस हिमालय, ऐसी ऊंची ऊंची शिखर है। अब इनको बड़ा करके ये विंध्याचल जैसा बड़ा हो रहा। तो फिर वो सभी लोग जो थे वो गए ऋषि अगस्त के पास। ऋषि अगस्त को जाकर के बोला उन्होंने कि ऋषिवर, मुनिवर, एक्सक्यूज मी सर, ये जो विंध्याचल है ये बड़ा हो रहा है। बोले विंध्याचल कहाँ है? बोले मध्य प्रदेश में। बोले मध्य प्रदेश में तो राहुल सर रहते हैं। बोले अगर विंध्याचल बड़ा हो जाएगा, जहां पर हमारे एक ज्योग्राफी के टीचर रहते हैं वो खुद हमसे ऊपर हो जाएंगे, तो हमारा देवी देवता होने का क्या मतलब? तो बोले दिस इज द पॉइंट, लिटरली दिस इज द पॉइंट, कि अगर हिमालय जो था अगर वो किसी दूसरी माउंटेन से छोटा है तो फिर सभी लोगों का हिमालय पर रुकने का क्या मतलब? तो उन्होंने बोला कि चलिए कुछ प्रबंध करते हैं, डरिए मत, हम करते हैं, आपका हो जाएगा। अब ऋषि अगस्त यहाँ से हिमालय से ट्रेन में बैठे, है ना, काठगोदाम से, और दिल्ली तक आए। ट्रेन से दिल्ली में उतरे, फिर वहां से उन्होंने बस करी। बस करने के बाद ग्वालियर तक आए। ग्वालियर से उन्होंने सोचा कि आगे कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने विंध्याचल कहाँ देखने को मिला? ग्वालियर के सदन पार्ट शिवपुरी तरफ हमें कुछ रेंजेस देखने को मिली, तो उन्होंने ऑटो कर लिया। ऑटो से वहां से निकले हुए। अब ऑटो से आ रहे थे, अब ऑटो से आ रहे थे तो सामने जैसे ही पहुंचे तो विंध्याचल खड़ा था, अपने आप को बड़ा बता रहा था। ऐसे धीरे 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 विंध्याचल बड़ा हो रहा था। अब विंध्याचल जब बड़ा हो रहा था तो विंध्याचल को किसने देखा? विंध्याचल को ने देखा ऋषि अगस्त को। ऋषि अगस्त को देखते हुए विंध्याचल ने हाथ जोड़ लिए और विनम्रता से उनको नमन किया कि आपका स्वागत है ऋषिवर। तो उन्होंने बोला कि पुत्र, हमको ना दक्षिण भारत जाना है। कहाँ जाना है? तमिलनाडु जाना है। हमको जाना साउथ इंडिया में, बट क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हो, आप इतने बड़े हो चुके हो, तो मैं आपको पार कैसे करूं? तो उन्होंने बोला कि पार कैसे करूं? तो उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, आप साइड से होकर के ऐसा कुछ बोलने का सोच रहे थे। इतने में ऋषि अगस्त ने जो उनकी तरफ देखा, ऋषि बड़े खतरनाक होते, हम जानते हैं, उनके कमंडल में 5 6 7 तो श्राप तो रखे रहते, जिसने कुछ गलती की निकाल के फेंक के सीधा मुंह पे मार दे, श्राप श्राप श्राप। तो विंध्याचल डर गया। विंध्याचल ने बोला अरे मालिक मालिक मालिक, मैं काम करता हूँ, अपने आप को छोटा कर लेता हूँ, आप आराम से पार कर लीजिएगा, है ना। तो वो जो थे विंध्याचल, उसने अपनी हाइट को क्या किया? रिड्यूस। अब विंध्याचल अपनी हाइट को धीरे धीरे रिड्यूस करने लगा और ऋषि अगस्त ऐसे धीरे धीरे अपने कमंडल को लेकर के आराम से उन्होंने विंध्याचल को पार किया। अब जो विंध्याचल को पार करने के बाद ऋषि अगस्त कहां पर आ चुके थे? विंध्याचल के साउथ में। इट मींस द एरिया ऑफ बैतूल, नागपुर, और कैन बी सेड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड सदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वहां पर आ चुके थे ऋषि अगस्त। अब ऋषि अगस्त ने पलट के फिर से देखा, किसकी तरफ? विंध्याचल की तरफ। जैसे ऋषि अगस्त ने विंध्याचल की तरफ पलट के देखा, विंध्याचल फिर से करके बड़ा हो रहा था। अब जो विंध्याचल बड़ा हो रहा था तो ऋषि अगस्त ने उसको देखा और उसको बोला कि अरे पुत्र, हम कुछ दिन बाद जब लौट के आएंगे तो फिर से तुम क्या छोटे हो गए क्या? अब विंध्याचल ने सोचा यार फिर श्राप मार देंगे तो क्या मतलब। तो विंध्याचल ने बोला कोई बात नहीं मुनिवर, आप लौट आइए तपस्या करके, मैं तब तक छोटा रहूंगा। ऋषि अगस्त गए साउथ इंडिया और दक्षिण भारत जाकर के तमिलनाडु में वो हो गए भगवान को प्यारे। अब विंध्याचल आज भी उनको झांक के देख रहा है ऐसे, आ जाओ सीमाएं बुलाती है तुम्हें, आ जाओ। अब ऋषि अगस्त तो वहीं पर हो गए खत्म। विंध्याचल आज भी राह तक रहा उनकी कि कब लौट के आएंगे, और ऋषि अगस्त क्योंकि वहां रुक गए तो विंध्याचल को छोटा ही रहना पड़ा। अब विंध्याचल इस कारणवश हिमालय से छोटा है। हिमालय जो था वो इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि ऋषि अगस्त ने विंध्याचल को छोटा कर दिया। और ये कहानी एकदम फेक है, एकदम झूठ है, इसमें कहीं से किसी भी एंगल से कोई सच्चाई नहीं है। द रीजन बिहाइंड कि हिमालय बहुत ऊंचा है, दैट इज द प्लेट टेक्टोनिज्म, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। क्या? प्लेट टेक्टोनिज्म। जब प्लेट कोलाइड हुई हमारी, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड हुई, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपकी कौन सी? यूरेशिया, और दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट आपकी कौन सी? इंडिया। तो व्हेन इंडिया एंड यूरेशिया कोलाइड विद ईच अदर, व्हेन इंडिया एंड यूरेशिया कोलाइड विद ईच अदर, तो उनकी बाउंड्री पर हमें वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज के फॉर्म में हिमालय देखने को मिला। उनकी बाउंड्री पर हमें हिमालय देखने को मिला। आप लोग एनिमेशन से देखना चाहोगे हिमालय कैसे बना? आइए देखते हैं। चलो,
तो आज मैं आपको दिखाता हूँ हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कुछ इस प्रकार से। दिस इज द वे हाउ हिमालय फॉर्म। दिस इज द टू कॉन्टिनेंटल प्लेट, है ना। एक कॉन्टिनेंटल प्लेट ये है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट ये है। ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आई और पास आने के बाद आगे जाकर के कैसे हिमालय बना, आइए इसको जानते हैं। प्लेट पास आई, देखो इस तरह से माउंटेन बनने लगी, ये दोनों प्लेट के पास आने के कारण। ये इंडियन प्लेट गई गई और इसने यूरेशियन प्लेट से कोलिजन किया। व्हेन इंडियन प्लेट कोलाइड विद यूरेशियन प्लेट और उनके मार्जिन पर इस तरह की माउंटेन हमें देखने को मिली, जिसके अंदर आज भी चेंजेस आ रहे हैं। ये देखिए आप, अगर आपको लगता है तो बिल्कुल इस माउंटेन के ऊपर तब से लेकर के आज तक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तब से लेकर आज तक इस माउंटेन के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं। किसके ऊपर? हिमालय के ऊपर। और ये इस तरह के चेंजेस इसके ऊपर बदलाव लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, ये छोटा सा एक एनिमेशन था बड़ा सिंपल सा, मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से बनी। आपको क्या याद रखना कि ये जो था, क्या बोलते हैं उसको, प्लेट, इंडियन प्लेट टूटी और यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हो गई और इस तरह से हिमालय बना। कल एक स्टूडेंट थे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, देवेंद्र नाम से कोई बच्चे थे, उन्होंने पूछा था कि सर आप बोल रहे हो कि कन्वेक्शनल सेल अगर अभी भी चल रहे हैं तो फिर तो कॉन्टिनेंट्स को और भी टूटना चाहिए। बिल्कुल बेटा, आपका क्वेश्चन जेन्युइन है कि जिस तरह से कन्वेक्शनल करंट्स चलते हैं ना, उन कन्वेक्शनल करंट्स के कारण सी फ्लोर की स्प्रेडिंग होने के कारण आज भी कॉन्टिनेंट टूट रहे हैं। पूरे कॉन्टिनेंट आगे जाकर भी टूटेंगे। इवन मैं आपको बताऊं बेटा, हिमालय की जो हाइट है ना, पर ईयर कुछ सेंटीमीटर ग्रो कर रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों पास पास आ रही है। जब दोनों प्लेट पास पास आ रही है तो उनके कोलिजन के कारण उसकी हाइट धीरे 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 ग्रो कर रही है। उनकी हाइट क्या कर रही है? धीरे धीरे ग्रो कर रही है। ये चीजें आपको याद रखना। एक और बात कि अगर आपको कोई डाउट आए, है ना, कुछ अगर बच्चों आपको कोई डाउट आए तो आप बेझिझक कमेंट के अंदर अपने क्वेश्चन पूछ लेना। क्योंकि मैं जैसे लेक्चर शुरू करता हूं ना, तो उससे पहले आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं और उस कमेंट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा है वो अच्छा क्वेश्चन है या फिर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है या फिर आप लोगों को जानना चाहिए, तो मैं अगले दिन क्लास में आकर के जरूर आपको जवाब दूंगा, है ना। तो अब हमारे पास एक और ऑप्शन हो गया है अपने डाउट्स को सोल्व करने का, और वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन क्या है हमारे पास? वो ऑप्शन है हमारा, आप कमेंट कर देना डाउट्स। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो कोलिजन बाउंड्री जो मैं आपको बता रहा था, यानी कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट के अंदर वी हैव थ्री टाइप ऑफ कन्वर्जेंट। मैंने आपको एक और बात बताई थी, कन्वर्जेंट में क्या बोला था? कन्वर्जेंट में मैंने बोला था व्हेन टू प्लेट कोलाइड विद ईच अदर, तो दोनों बाउंड्री पर डिस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया। आप यहाँ पर देखो, जब ये दो प्लेट एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, ये देखो ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये अंदर जा रहा है ना। तो जब दो प्लेट एक दूसरे से कोलाइड होते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ कोलिजन। कोलिजन बेसिकली तीन तरह का होता है। जो कोलिजन की बाउंड्री होती है बेसिकली हमें तीन तरह की देखने को मिलती है। ओके, चलिए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन की, कि जब मैंने आपको दो तरह की प्लेट बताई थी, यू रिमेंबर, दो तरह की प्लेट आपको बताई थी। एक आपको बताई थी कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक आपको बताई थी ओशियनिक प्लेट, है ना। ओशियनिक प्लेट कौन सी प्लेट होती है? जरा सा थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कॉन्टिनेंटल प्लेट बेटा वो प्लेट होती है जो थिकर होती है, मोटी होती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट लाइटर होती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है वो एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी होती है। वही अगर ओशियनिक प्लेट की मैं बात करूं तो ओशियनिक प्लेट इज कंपैरेटिवली थिनर, इट इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट, इट इज डार्क इन कलर एंड इट इज डेंसर। डेंसिटी उसकी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो ये कौन सी प्लेट हो जाएगी? आपकी ओशियनिक प्लेट की। तो जब दो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड होगी तो उनकी बाउंड्री पर हमें फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे उनकी बाउंड्रीज पर? तो उनकी बाउंड्रीज पर फोल्ड्स माउंटेन देखने को मिलेंगे। ठीक है, लिथोस्फीयर का याद रखोगे। लिथोस्फीयर किसे बोलते हैं? ये जो लिथोस्फीयर लिखा हुआ है ना, लिथोस्फीयर की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, लिख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, दिस इज टर्म्ड एज योर लिथोस्फीयर। क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग, ये दोनों मिलाकर के लिथोस्फीयर बनाते हैं। ये भूलना मत, है ना, क्योंकि पूछा हुआ है। ये दोनों कंबाइन मिलकर लिथोस्फीयर को बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फोल्ड, कुछ टाइप के फोल्ड होते हैं। जब दो प्लेट कोलाइड होती है तो उनके कोलिजन की पावर के अकॉर्डिंग कुछ फोल्ड बनते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इससे बताता हूं। ये एक पन्ना है, ये क्या है? पेज है। अब ये पेज है ना, इसमें दोनों तरफ से मैंने फोर्स एक्सर्ट किया। अब जैसे मैंने फोर्स एक्सर्ट किया तो दोनों फोर्स अगर बराबर है तो ये फोल्ड बनेगा सिमेट्रिकल। मतलब इसका जो एक्सियल प्लेन जो होगा ये एकदम आपको वर्टिकल देखने को मिलेगा। ये जो एक्सियल प्लेन है ये आपको प्रॉपर्ली वर्टिकल देखने को मिलेगा। कब? जब आपका दोनों ही फोर्स इक्वल इंटेंसिटी के साथ लगेंगे, है ना। तो व्हेन वी कम विद इक्वल इंटेंसिटी, तो इस इक्वल इंटेंसिटी में एक्सियल प्लेन एकदम वर्टिकल रहेगा, है ना। तो इसे हम बोलते हैं आपका सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्री जानते हो ना? सिमेट्री का मतलब होता है दो चीजें बराबर। जैसे मैं मेरे अंदर आपको सिमेट्री दिख रही है। अब आप ना यहां से मेरे दो हिस्से कर दो, ये अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दोनों में सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब टू साइड विद सेम डायमेंशन, है ना। तो यहां पर भी हमें दोनों इस तरह का देखने को मिलेगा। जब फोल्ड होता है, आई रिपीट, जब फोल्ड होता है और उस फोल्ड का ऊपरी भाग जो होता है उसे हम बोलते हैं एंटीक्लाइन। क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइन। और उसी फोल्ड का, फोल्ड तो दोनों तरफ होगा, फोल्ड तो दोनों तरफ होगा। ये दोनों जब ये हुआ तो ये देखो, एक तो ऊपर वाला और एक ऐसा कैसे नीचे भी बनेगा, एक फोल्ड ऐसा कैसे नीचे भी बनेगा। तो एक फोल्ड ऊपर एक फोल्ड नीचे, तो जो नीचे बनता है ना इसको हम बोलते हैं सिंक्लाइन। लिख लेना बेटा, फिर बाद में जब बोलोगे ना कि सर ये आ गया एग्जाम में, तो मैं बोलूंगा कि अपन ने पढ़ा तो था। इंपॉर्टेंट चीज वहां पर क्या रहेगी कि आपने याद रखा कि नहीं रखा। दिस इज टर्म्ड एज एंटीक्लाइन,
ये वाला जो ऊपरी वाला हिस्सा होगा ये आपका एंटीक्लाइन हो जाएगा, और यही जो नीचे वाला हिस्सा होगा इसे हम बोलेंगे जियोसिंक्लाइन, या फिर बेसिकली आप इसको सिंक्लाइन भी बोल सकते हो। तो ऊपरी भाग एंटीक्लाइन और निचला भाग आपका सिंक्लाइन, ठीक है, निचला भाग आपका सिंक्लाइन हो जाएगा। चलो, जब किसी एक तरफ की प्लेट की पावर ज्यादा होगी और दूसरे तरफ की प्लेट की पावर कंपैरेटिवली कम होगी, तब आपका एसिमेट्रिकल फोल्ड देखने को मिलेगा, और एक्सियल प्लेन आपका एक एंगल के साथ बेंड रहेगा, ना कि परपेंडिकुलर रहेगा। एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, इस एंगल के साथ ये बेंड है। जब यही एंगल और ज्यादा बेंड हो जाएगा, मतलब एक्यूट हो जाएगा, है ना, अब जब ये और छोटा हो जाएगा तब इसको हम बोलेंगे ओवरफोल्ड। और जब ये एक्सियल प्लेन आपका प्रॉपर हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगा, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगा, इस हॉरिजॉन्टल कंडीशन को हम बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। क्या बोलते हैं? रिकम्बेंट फोल्ड। नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ेंगे। करंट जान बिल्कुल पढ़ते बेटा, ओशियन के अंदर भी हमें माउंटेन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े जल्दी। आप लोग को ना जब एक्सप्लेनेशन पूरा तरीके से समझ में आ जाए ना, तो मुझे बोल दिया करो, मुझे एक्नॉलेज कर दिया करो दैट सर वी हैड अंडरस्टैंड, और जो भी कुछ आपको आ चुका है, आपको डाउट हो तो बता दिया करो, ताकि क्या हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। रिकम्बेंट फोल्ड का कोई एग्जांपल, रिकम्बेंट फोल्ड का एग्जांपल आपको कई सारी माउंटेन्स के अंदर देखने को मिलेगा। अगर नहीं तो आप ना एक काम करना, इंस्टाग्राम पर मैंने एक स्टोरी डाल रखी है काशी नाम से, हाईलाइट में, उसको आप जब ओपन करोगे ना तो वहां पर एक फोल्ड बने हुए, उस फोल्ड को आप देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट वंस द पार्ट ऑफ गोंडवाना। इंडियन प्लेट किसका हिस्सा था पहले? गोंडवाना का। फिर इंडियन प्लेट एक अलग नाम से जाना लगा, दैट इज द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना, जो कल का मैच भी था हमारा, बार बार नस दुखाऊंगा। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से भी हमने देखा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों जुड़े हुए थे, दोनों एक दूसरे के साथ थे, और एक टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से टूट गए। जब टूटे तो इंडियन प्लेट ने मूवमेंट किया नॉर्थ ईस्टवर्ड, और आपकी यूरेशियन प्लेट ने मूवमेंट किया ईस्टवर्ड। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो ऑस्ट्रेलिया चली गई आपकी ईस्टर्न साइड में गोंडवाना से टूट के, और इंडियन प्लेट आ गई नॉर्दर्न साइड गोंडवाना से टूट के। तो इंडियन प्लेट का मूवमेंट इस तरह से हुआ, ठीक है। क्या हुआ, आपका पहले इंडियन ओशन के अंदर प्लेट थी, पर ईयर 16 सेंटीमीटर खिसकती थी, समझो। अब समझो बेटा, हर साल कितना जाती थी? अच्छा होगा टूट गए। देखो कुछ चीजें ना बेटा, एक बात आपको बताता हूँ ना, थोड़ा चीजों को डाइजेस्ट करने की भी हिम्मत रखो। ऐसा नहीं है, देखो कुछ कंडीशन होगी, ऑब्वियसली हम हारे हैं ना, तो कुछ तो कंडीशन होगी। और ऑस्ट्रेलिया आज ही नहीं जीती, ऑस्ट्रेलिया के पास अगर 6 ट्रॉफी है तो उसकी भी कुछ कंडीशन होगी। कितना शोर था कल मैदान के अंदर, आप देख रहे थे ना, डेसिबल के अंदर आ रहा था 126 डेसिबल, 127 डेसिबल, इतनी वॉल्यूम, इतनी नॉइज थी। उसके बाद भी प्रेशर के साथ भी वो खेले, तो डिपेंड तो मतलब समझो ना उस बात को, इट मैटर्स। तो आप ना इस चीज को ऐसे मत लिया करो, और गेम्स जो होते हैं ना इसमें तो पता ही होता है ना। देखो मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए में ज्यादा मजा आएंगे। टीम इंडिया ने अच्छा किया ना, मानते हो, सभी लोग मानते हो, कितना पूरे उसमें अजय रही वो। एक मेच देख लो, इवन खुद ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था टीम इंडिया ने, सारी टीम्स को एकदम खदेड़ देना, खत्म कर देना, उसके बाद वहां पहुंची थी ना, और आखिरी में क्या हुआ, हम हार गए ना। अब मुझे ये बताओ, क्या टीम इंडिया अच्छा नहीं खेली? क्या परफॉर्मेंस तो अच्छा दिया ना। ऐसे ही होता बेटा हमारी एग्जाम के अंदर भी, हम बहुत मेहनत करते, बहुत ज्यादा मेहनत करते, जी जान लगा देते, और इतनी जान लगाने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपने प्रिपरेशन नहीं की थी, या फिर आपने बहुत गंदा परफॉर्म किया। कहने का मेरा मतलब ये है कि बेटा आपकी चीजें काम आएगी, और अगर आपको आज नहीं देखा गया ना, तो कॉस्मोस, ये यूनिवर्स आपको देख रहा है, इसको पता है, इसको एक्चुअल में पता है कि इस बंदे ने मेहनत की है, तो वो आपके लिए कुछ बेटर लेकर के काम करता है। समझ रहे हो ना आप? मतलब एक छोटा सा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, महेंद्र सिंह धोनी है ना, हमारे जो कैप्टन थे, उनके साथ एक क्या हुआ था कि जब वो स्टार्टिंग में उनकी जॉब लगी तो रेलवे में लग गई। कुछ टाइम तक उन्होंने रेलवे में काम किया, 1.5 साल 2 साल, पता ही नहीं क्यों काम कर रहे। कुछ वक्त के बाद गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई, दिलीप ट्रॉफी खेलने गए तो वो फ्लाइट मिस हो गई, खेल नहीं पाए हर जगह। उनकी जॉब तो लग चुकी थी ना रेलवे में, समझ रहे हो, उनकी तो जॉब लग चुकी थी ना, उनको तो सेट कर दिया था, बट वो नहीं माने। क्यों? क्योंकि कॉस्मोस चाहता था कि कैप्टन कूल बने, ये 2011 में हमको ट्रॉफी देगा, उसको परेशान किया, उसको ट्रबल में लेकर गया। ठीक उसी प्रकार से भगवान आपको जज करते, जिनको भी आप मानते हो अपने ईस्ट, वो आपको परेशान करते हैं बनाने के लिए कि अगर ये इस सिचुएशन से निकल पाता या नहीं निकल पाता, और आपको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ दे देंगे, हल्का फुल्का सेट कर देंगे। अगर आप उसी में रुक गए, आपने अपने आप को वहां पर स्टेबल कर लिया, तो फिर बोलेंगे ठीक है, अगर ये तो हो गया स्टेबल, तो फिर आगे क्यों बढ़ाना इसको आगे क्यों बढ़ाना। कहने की बात ये है कि जब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, मुझे आईएमए, मुझे आईएनए, एएफए ज्वाइन करना है, अगर इससे पहले आपकी कोई दूसरी जॉब लग जाती है या फिर आपको कुछ मिल जाता है और आपने ऐसा मान लिया कि हाँ मैं तो सेटल हो गया, तो भगवान क्यों सोचेगा आपके बारे में। बट अगर आपको सेट कराने के बाद भी आपने बोला नहीं मुझे जाना वही है, तब जाकर के चुनेगा, क्योंकि मौका तो देगा, रोकने के लालच देगा, लुभान देगा। अगर आप रुक गए तो रुक गए तो फिर आपको खुद को पता है, लिटरली एक पॉइंट की बात बोल रहा हूँ, इसको याद रखना, हमेशा याद रखना कि आपको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेंगे कि यार चलो ये दे देते सेट हो जाएगा, और अगर आप मान गए कि हमें सेट हो गया, बस फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते,
क्योंकि बोलो ना, सरकारी नौकरी तो लग चुकी थी ना रेलवे में, बट उसने खुद ने सोचा मैं क्या कर रहा हूँ। और क्या हुआ फिर 2011 में, पूरे देश को, पूरी हिस्ट्री को जो क्रिकेट को ध्यान में रखती है या फिर क्रिकेट की इज्जत करती, सभी के सामने एक नाम आया। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप कर सकते हो। आप बस ये मत समझो बिल्कुल भी कि मेरा इसमें नहीं हुआ या फिर मेरा इसमें हो गया तो यहाँ रुक जाओ या फिर इसमें नहीं हुआ। डिपेंड करता है आपका लक्ष्य क्या, आपका लक्ष्य मैटर करता है बेटा, हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है। चलो किसको, भंडारी जी क्या डाउट था बेटा बताइए। हाँ करवाऊंगा ना प्रज्ञा, एंड में मैप बेस्ड क्वेश्चन और मैपिंग भी आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक। तो इंडियन प्लेट हर साल कितना शिफ्ट होती है, 16 सेंटीमीटर, हर साल कितना, 16 सेंटीमीटर। अब आप देखो, अब आप एक पॉइंट नोटिस करो कि इंडियन ओशन कितने हजार किलोमीटर का होगा। एक मोटा मोटा आइडिया ले हम, तो सपोज करते हैं 6000 किलोमीटर की लेंथ होगी जहां से प्लेट चली थी। 6000 किलोमीटर ये प्लेट चलती हुई आई और कोलाइड हुई यूरेशिया से। अगर 6000 किलोमीटर चल के यूरेशिया से आई और एक साल में सिर्फ और सिर्फ 16 सेंटीमीटर चली, एक साल में 16 सेंटीमीटर चली, 2 साल में 32 सेंटीमीटर, 3 साल में 16 16 32 16 48 सेंटीमीटर, और ऐसे करके 5-10 साल में जाकर के 100 सेंटीमीटर, इतनी सी खिसकी बस। जो इतनी सी खिसकी उसको 5000 किलोमीटर चलने में कितना वक्त लगेगा। दिस इज टर्म्ड एज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ द अर्थ। जियोलॉजिकल हिस्ट्री हमारी अर्थ की कितनी पुरानी है, कितना लंबा एक अंतराल है बेटा। ये भी कराऊंगा निधि, ज्योग्राफिकल न्यूज भी। एक्सियल प्लेन आपका सिर्फ और सिर्फ एंटीक्लाइन का होगा, सिंक्लाइन तो खाली स्पेस होगी। जो सिंक्लाइन वाला पार्ट है ना, ये तो खाली स्पेस है, एंटीक्लाइन में बनेगा बस। ये भरा हुआ है माउंटेन से और ये तो स्पेस है खाली, ठीक है। चलो ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंट एंड ओशियन कोलिजन। व्हेन वन कॉन्टिनेंट एंड वन ओशियनिक प्लेट, मैंने क्या बताया आपको, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक ओशियनिक या फिर ओशियनिक कॉन्टिनेंटल। तो जब एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियनिक प्लेट कोलाइड होगी तो जो हेवियर प्लेट होगी ओशियनिक, वो कहां जाएगी, सबडक्टिंग जोन में। और जब हेवियर प्लेट सबडक्टिंग जोन में जाएगी तो क्या होगा, हेवियर प्लेट जब सबडक्टिंग जोन में जाएगी तो सबडक्टिंग जोन के अंदर जाने के बाद वो लावा, वो जो प्लेट है वो प्लेट हो जाएगी मेल्ट। और जब ये वाला हिस्सा मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट हो जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, मैग्मा। और ये मैग्मा आपका ज्वालामुखी से निकल के बाहर आ जाएगा। तो जब when continental and oceanic plate collide with each other, the resultant landmass will be the old mountain plus volcanic activities। ओल्ड माउंटेन प्लस वोल्केनिक एक्टिविटीज, ये दोनों हमें देखने को मिलेगी। समझ में आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंडीज माउंटेन रेंज, एंडीज माउंटेन रेंज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट कौन सी, हिमालय है ना, हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी, हिमालय। और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी, सबसे लंबी माउंटेन रेंज है आपकी एंडीज माउंटेन रेंज। कहां पर है, साउथ अमेरिका के अंदर। ये डीबीबी के 2 क्वेश्चन हो गए आपके, लंबी कौन सी और कहां पर है ना। अब इसी के ऊपर माउंट कोटोपेक्सी, माउंट ओजस डायल सलेडो, ये क्या है, दीस आर द वोल्केनोस। तो इसके ऊपर हमें वोल्केनिक एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया, कॉन्टिनेंटल ओशियनिक कोलिजन, कॉन्टिनेंटल ओशियनिक कोलिजन क्लियर हुआ। बहुत टाइम लगता बेटा ऐसी बड़ी बड़ी माउंटेन्स को बनने में, बहुत, ठीक है। खुशी, सपना, अनुष्का, वोल्केनिक इरप्शन ही होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट पर नहीं होगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ नाव की तरह प्लेट चलती है, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, बट समुद्र पे नहीं चलती, वो चलती है मेंटल पर, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। ओशियनिक कोलिजन, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ओशियनिक कोलिजन। तो ओशियनिक कोलिजन में क्या होगा, समुद्र के अंदर ये प्लेट और ये प्लेट दोनों कोलाइड हुई, और जहां ये दोनों कोलाइड हुई थी इनका रिजल्टेंट लैंडमास जो होगा वो हो जाएगा आपका ट्रेंच। हाँ बेटा आखिरी में रिवाइज करवा दूंगा, शिवराज, अलीना, जय, है ना, लास्ट में रिवाइज करा दूं। देखो, दो ओशियनिक प्लेट जब कोलाइड हुई तो इनकी जो बाउंड्री थी, इस बाउंड्री के ऊपर हमें ट्रेंच देखने को मिला। और जब ये अंदर चली गई तो अंदर जाने के बाद ये वाला हिस्सा पूरा मेल्ट हुआ और ज्वालामुखी फटी। और जब ये पूरा मेल्ट हुआ, ज्वालामुखी फटी, तो यहाँ पर हमें आइलैंड आर्क देखने को मिला। क्या देखने को मिला, आइलैंड आर्क। क्लियर है, आइलैंड आर्क फॉर एग्जांपल जैसे आपका पैसिफिक ओशन के अंदर अलेथुयन माउंट आर्क है ना, ये कहां पर है, मारियाना ट्रेंच के पास में, यानी नॉर्थ पैसिफिक यानी नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है। डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, बिल्कुल मारियाना ट्रेंच, धरती का सबसे गहरा हिस्सा है जो कि 11 किलोमीटर गहरा है। कितना, 11 किलोमीटर गहरा है मारियाना ट्रेंच, बिल्कुल इसका एग्जांपल है। ये बताओ ओशियनिक कोलिजन समझ में आया, बड़े सिंपल है बेटा बट बड़े इंपॉर्टेंट भी है ये। हुआ क्लियर इतना, चलो ठीक है। कैलाश माउंटेन रेंज एयरफोर्स ऑफिसर ऐसा बताया जाता है, उसके अंदर कुछ अर्थ के जियोग्राफिकल सिस्टम्स जो है वो ज्यादा एक्सपोनेंशियली चलते हैं। फॉर एग्जांपल वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह से चलनी चाहिए उस तरह से ज्यादा चलती है वहां पर, एक बरमुंडा ट्रायंगल में, इस तरह की चीजों पर थोड़ी एबनॉर्मल इफेक्ट शो होते हैं, ठीक। बाकी फर्दर इनके रिगार्डिंग कोई ज्यादा खास इंफॉर्मेशन है नहीं।
ट्रेंच का मतलब होता है बेटा गर्द, सनातन नाइक, देखो इसे कहते हैं ट्रेंच। ये पूरा समुद्र है और इस समुद्र के अंदर भी एक गहरा हिस्सा, दैट इज टर्म्ड एज ट्रेंच, दैट इज टर्म्ड एज ट्रेंच। ठीक, पूरे ओशन के अंदर देखो, ओशन अपने आप में गहरा है और उस गहरे ओशन के अंदर भी एक ऐसा हिस्सा जो कि काफी खाई जैसा है, जैसे जमीन के ऊपर होती है, उसे हम ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। तो अनामिका ऐसा बेटा जो आप रिपीट करवा रहे हो, दो प्लेट जब कोलाइड होती है तो दोनों की कोलिजन बाउंड्री के ऊपर एक डिप्रेशन बनता है, उस डिप्रेशन को हम ट्रेंच बोलते हैं। आगे आ जाती है डाइवर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री यहां तक थी हमारी, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री की। तो when two plate of lithosphere moves away from each other, जब दो लिथोस्फीयर की प्लेट एक दूसरे से दूर जाए, when two plate of lithosphere moves away from each other, और जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होती है उसे हम डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। और ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, इट इज आल्सो टर्म्ड एज कंस्ट्रक्शन बाउंड्री या फिर कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी इसे हम बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं इसे हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री? देवेंद्र सिंह, हेवियर वन गो अंडर द सबडक्शन जोन बिकॉज द लाइटर वन जो होती है हेवियर वन के ऊपर चढ़ सकती है, बट हेवियर वन लाइटर वन के ऊपर नहीं जाएगी, ऑलरेडी वो हेवियर है तो नीचे की तरफ ही रहेगी। हाँ शब्दिका, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आगे हमें पता चले कि और कोई भी डीपर पॉइंट है, बट जब तक खोज नहीं होती तब तक यही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर डाइवर्जेंट बाउंड्री को हम कंस्ट्रक्शन या फिर कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखो, ये डाइवर्जेंट का यहाँ पर एग्जांपल हमको दिख रहा है कि एस्टेनोस्फीयर से मैग्मा निकल के बाहर आ रहा है समुद्र के अंदर, है ना। एस्टेनोस्फीयर से मैग्मा निकल के बाहर आ रहा है और ये बाहर आकर के यहाँ पर जमा हो रहा है। जब मैग्मा अंदर से निकल के बाहर आएगा और बाहर आने के बाद किसी पर्टिकुलर एरिया पर सेटल होगा या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया पर जाकर के जमा हो जाएगा। जब वो उस एरिया पर जमा हो जाएगा मतलब वहां पर नया लैंडफॉर्म बनेगा, वहां पर क्या होगा, नए लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही वहां पर किसी भी नए लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, इट मींस वहां पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये समुद्र के अंदर का हिस्सा है जहां से लावा स्पील अप हुआ बाहर की तरफ ये। ठीक, अब यहां पर क्या भरा हुआ है, पूरे में पानी भरा हुआ है ना। अब जैसे ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी, एक दूसरे से क्या होगी, डाइवर्ज होगी। तो डाइवर्जेंट की बाउंड्री पर लावा इरप्ट आउट होगा, लावा इरप्ट आउट होगा, और जब इरप्ट आउट होगा तो यहां पर नया लैंडफॉर्म बनेगा, यानी नया हिस्सा बनेगा, और जो नई रॉक्स बनेगी मतलब यहां पर कंस्ट्रक्शन होगा आपका। यहां पर क्या होगा, आपका कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। जब डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, जब डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, प्लेट एक दूसरे से दूर फिसल जाती है, तो क्या होता है कि यहां पर जो लावा निकलता है, ये लावा हमेशा निकल के जमा होता जाता है, निकला जमा हो गया, निकला जमा हो गया, निकला जमा हो गया, निकला जमा हो गया। तो आपको शायद यहां पर हाइट दिखाई दे रही होगी जो आपका क्वेश्चन। सर इसमें वोल्केनिक एक्टिविटी ऑलरेडी हो रही है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? ये डाइवर्जेंट है बेटा, डाइवर्जेंट में ही तो हो रही है। जहां डाइवर्ज होगी चीजें वहीं पर तो लावा निकल के बाहर आएगा ना। जहां खाली स्पेस रही, देखो ये खुला, तो ये खाली स्पेस में लावा निकल के बाहर आएगा। ये रेडियस में बेटा, ये इलाके में होता है, ये पूरे एक इलाके के अंदर होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट। कर तो दिया बेटा एक्सप्लेन कि हाइट कैसे, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। पूरा तो बताया हाइट क्यों बढ़ रही है यहाँ पर, जब लावा निकल के बाहर आ रहा है एक दूसरे के ऊपर, वो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उस एक्यूमुलेशन के कारण हाइट गेन हो रही है। बिल्कुल ये कॉन्टिनेंट में भी होती है गौरी नंदा, पहले खुलेगा और खुलने के बाद निकलेगा। ट्रेंच और रीच में डिफरेंस है, ट्रेंच और रीच में ये डिफरेंस है कि ट्रेंच गहरा गड्ढा होता है और रीच जो होती है ना उभरी हुई होती है। दूसरा ट्रेंच जो होता है पेक्ड होता है और रीच जो होती है उसके अंदर से लावा निकलता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेंच एंड रीच। ठीक है, ये हुआ। फिर इसके बाद आता कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट। कौन सा, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट। तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट में क्या होगा, दो प्लेट है कॉन्टिनेंट की, ये दो प्लेट एक दूसरे से चली गई दूर टूट के। जब ये दो प्लेट ऐसे टूट के दूर जाती है, ध्यान से सुनना, यहाँ माउंटेन बनेगी। जब प्लेट टूट के दूर जाती है तो जैसे प्लेट दूर की तरफ निकलती है, ये वाला भाग जो है ये उभर जाता है। जब प्लेट ऐसे यू दूर जाती है, ये दूर गई, तो जैसे ये दूर के लिए निकलती है तो इसका मुहाना जो है ना ये उभर जाता है, और इसका मुहाना जो उभर जाता है ना बेटा, वहां पर ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये अब ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर आपको अंदर तो देखने को मिलेगी रिफ्ट वैली और बाहर मिलेगी ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे आप, ऐसा देखो, ये इस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं, इस तरह से। जब एक दूसरे से ऐसे डाइवर्ज होंगे इस तरह से, ये इधर गया वो उधर गया, तो दोनों के मुहाने उभर जाएंगे। और बेस लेवल क्या है ये, जब इस बेस लेवल पे उभरे हुए दिखाई देंगे तो ये अपीयर होंगे लाइक अ माउंटेन। और इस तरह के माउंटेन को ज्योग्राफी में टर्म देते हैं, दैट इज द ब्लॉक माउंटेन।
कौन से माउंटेन? ब्लॉक माउंटेन। एग्जाम्पल सतपुड़ा एंड विंध्याचल। और इन दोनों के बीच में जो वैली है दैट इज द नर्मदा वैली। इन दोनों के बीच में जो वैली है दैट इज द नर्मदा वैली। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसे ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन में। ब्रह्मगिरी हिल्स बेटा महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में है। नीचे कहां जा रही है बेटा? आप देखो, जो सेल्स चल रहे हैं वो सेल्स चल के पुश करके ले जा रहे हैं प्लेट को, बट जो सेल्स है उन्होंने भी तो अपलिफ्ट किया है, और उस अपलिफ्टमेंट के कारण ही हमें माउंटेन की तरह दिखाई देता है। इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा बनता है, ये ऐसा। ठीक है, और ये जो निचला भाग है इसे हम बोल देते हैं आपका रिफ्ट वैली, और ये जो ऊपरी भाग है इसे हम बोल देते हैं ब्लॉक माउंटेन। और ये जो रिफ्ट वैली है, दिस रिफ्ट वैली इज आल्सो टर्म्ड एज ग्रेबन, एंड दिस ब्लॉक माउंटेन इज आल्सो टर्म्ड एज होस्ट। इंडियन ज्योग्राफी में टर्म काम आएगी, याद रख लेना। रिफ्ट वैली को हम ग्रेबन बोलते हैं, और इस फोल्ड माउंटेन को जो ब्लॉक माउंटेन इसे हम होस्ट बोलते हैं। झील इंडिया ऊपर आ रहा है क्योंकि अंदर से सेल उसे अपलिफ्ट कर रहे हैं। एक फोर्स होता है जिसे बोलते हैं एपियोरोजेनिक वर्टिकल फोर्स, कि नीचे वाली चीजें अपलिफ्ट होकर के ऊपर की तरफ आती है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर। तो याद रखोगे, क्या याद रखना कि जो निचला हिस्सा होता है यानी ये वाला हिस्सा, इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली या फिर ग्रेबन। और ये जो ऊपरी भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन या होस्ट। बताओ, वैली हो जाएगी नर्मदा वैली और माउंटेन हो जाएगी सतपुड़ा एंड विंध्याचल। माउंटेन क्या हो जाएगी? सतपुड़ा एंड विंध्याचल। समझ में आ रहा है? ट्रांसफॉर्म में लावा नहीं निकलेगा बेटा। अरे सौरभ दादा विश्वकर्मा जी अभी वहां पहुंचने तो दो, जो बता रहा हूं वो तो समझो पहले। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अगला आ जाएगा आपका ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एंड फोल्ड माउंटेन? ठीक है, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले दिस इज दी फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन आर formed by the compressional force, formed by the compressional force, and block mountain are formed by the tensional fold mountain जो होता है these are formed at the convergent boundary, block mountain are formed at the divergent boundary। हाईएस्ट माउंटेन जो भी होते हैं वो सारे के सारे आपके फोल्ड माउंटेन होते हैं, है वो लेस हाइट, इनकी हाइट कंपैरेटिवली कम होती है, किनकी? ब्लॉक माउंटेन की। ठीक है, इसके बाद दिस आर टर्म्ड एज ट्रू माउंटेन, दिस आर टर्म्ड एज ट्रू माउंटेन, एक्चुअल में माउंटेन होते ऊंचे ऊंचे, एंड दिस आर टर्म्ड एज वर्चुअल माउंटेन, मतलब जो अपीयर होते माउंटेन की तरह, बाकी होते नहीं ऐसे कोई खास, दिस आर टर्म्ड एज वर्चुअल माउंटेन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोल्ड एंड ब्लॉक माउंटेन। समझ में आया? दिस इज दी, यहां पर ये लिखो ब्लॉक माउंटेन। सो फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन में ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। हाँ बेटा, माइंड मैप से पढ़ा देंगे, आपका सिलेक्शन करवा देंगे। आप ये वो रो एग्जांपल भी दूं क्या? फोल्ड माउंटेन एग्जांपल हिमालय, ब्लॉक माउंटेन एग्जांपल सतपुड़ा। कभी गए हो सतपुड़ा में? सर फोर्स समझा दीजिए, ठीक है। कंप्रेशनल फोर्स, हाँ अब देखो ऐसा होता है, इसको मैं बता देता हूँ, ये एक अगला जो लेक्चर है ना बेटा उसके अंदर आएगा, बट ठीक है पूछ लिया, अच्छा क्वेश्चन है। कंप्रेशनल फोर्स का मतलब होता है दो प्लेट पास हो रही, कंप्रेश, क्या हो रही? कंप्रेश, कंप्रेशनल, कंप्रेस, है ना। वो टेंशनल मतलब दूर जा रहे, डाइवर्जेंट इज द टेंशनल एंड कॉन्वर्जेंट इज द कंप्रेशनल। नहीं गए हो? कोई बात नहीं। तो बिहार के बाहर नहीं गए सर, कोई बात नहीं बेटा, जब सिलेक्ट हो जाओगे ना तो एक बार भारत भ्रमण जरूर करना, है ना। तो सतपुड़ा बड़े खतरनाक जंगल है साहब, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सतपुड़ा जो है ना, ऐसा बोला जाता है कि जो भारत है हमारे देश का हिस्सा, हमारे देश में जो नर्मदा वैली मेरे ख्याल से हमारे देश को लगभग दो बराबर भाग में बांटती है, नॉर्थ एंड साउथ। नर्मदा के नॉर्थ में इंडिया नॉर्दर्न पार्ट हो जाता है, और नर्मदा के साउथ में इंडिया का लगभग सदर्न पार्ट, या फिर हमें थोड़ा सा मेरी टाइम इफेक्ट यानी समुद्र का इफेक्ट देखने को मिलता है। नर्मदा के साउथ में एक माउंटेन है, उस माउंटेन को बोला जाता है सतपुड़ा। ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ब्लॉक माउंटेन आप देखिए, दिस इज दी
ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यूपीएससी की एग्जाम्स के लिए जो मैं बना रहा हूं। हर एग्जाम जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस कंडक्ट कराता है। अमरकंटक, अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है नर्मदा। अब इसके नॉर्थ में जो माउंटेन्स है, मैंने बोला ना वैली के नॉर्थ में और वैली के साउथ में दोनों तरफ माउंटेन रहेंगे। तो जो नॉर्थ में दैट इज दी विंध्याचल और जो साउथ में दैट इज दी सतपुड़ा। तो नॉर्थ में विंध्याचल और साउथ में सतपुड़ा और बीच में नर्मदा की वैली। बीच में क्या आ जाएगी नर्मदा। तो ये जो सदर्न पार्ट है सतपुड़ा वाला इलाका, यहाँ पर है घने जंगल, बहुत घने जंगल है ना। ऐसे जंगल की जिन जंगलों के अंदर आपको मगरमच्छ भी मिलता है, हाथी भी मिलता है, भालू भी मिलता है, टाइगर भी मिलता है, इंडियन गौर यानी वो जंगली भैंसा वो भी मिलता है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े खतरनाक जानवर इसमें मिलते हैं। ये जो है सतपुड़ा, सत मतलब सात, पुड़ा मतलब पहाड़, तो 7 पहाड़ है ये टोटल। जैसे मैकाल, महादेव, कालीभीत, बड़वानी, बीजागढ़, राजपीपला, खरगोन हिल्स, ये टोटल 7 है। बहुत धन्यवाद आपका। सर्दी के इस मौसम में चाय पी जाए, आइए लुत्फ उठाते हैं चाय का। सभी लोग मिलके चाय, आप लोग के पास है चाय? अरे नहीं है तो बना लो। मैं तो आप लोगों को बोलूंगा कि चाय बना लो, क्योंकि चाय इस टाइम पे चाय बढ़िया होगी। चाय पीते पीते पढ़ेंगे, बढ़िया मजा आ जाएगा। हाँ, तो ये जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा की बात कर रहे थे। सतपुड़ा के बारे में बोलते हैं ये जो जंगल है, इन जंगलों के अंदर कई सारे जानवर रहते हैं, है ना। तो 7 पहाड़ वाले, गरज और दहाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, कंप से कनकने ये जंगल, अगम गति से परे ये जंगल, चलो इनमें चल सको तो चल ना पाती हवा जिनमें, ये घिनौने घने जंगल, ये है सतपुड़ा के जंगल। तो ये होते हैं सतपुड़ा के जंगल, जो कि इस पूरे एरिया के अंदर है। ये जंगल इतने खतरनाक होते हैं जिनके ऊपर भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा था, है ना। क्या किसने लिखा था? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इनके ऊपर इन जंगलों के अंदर रहते गोंड, गोंड आदिवासी जनजाति का नाम सुना है? गोंड के बारे में सुना ही होगा सभी लोगों ने। गोंड जो जनजाति है ना, इन जंगलों के अंदर रहती। गोंड, भील, कोरकू नाम सुना होगा ना, है ना। तो ये जो गोंड आदिवासी है जो इस जंगल के अंदर पाए जाते हैं, ये बढ़िया खतरनाक होते हैं बहुत। मतलब ऐसा बोला जाता है गोंड के बारे में इन जंगलों के अंदर कि इन वनों के खूब भीतर, आर तो बेटा तई नहीं लगे जो सतपुड़ा के ना एक्चुअल में। तो इसमें बोला जाता है इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर। तीतर का नाम सुना? एक बर्ड होता है जो कि थोड़ी देर उड़ता है फिर बैठ जाता है, ज्यादा दौड़ भाग नहीं, दौड़ता है बस, और उसको पकड़ के खाते हैं लोग, है ना। तो इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे विजय वन के बीच बैठे। विजय वन मतलब वो वन जो कि विजय है जंगलों जानवरों के लिए। तो विजय वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गौंड तगड़े गौंड काले, जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती, मत महुए से लिपटती मुदित उदित सी बास आती, गूंज उठते बोल इनके गीत इनके ढोल इनके सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। मतलब ये जो जंगल है, इन जंगलों के अंदर आदिवासी रहते हैं जो 4 मुर्गे 4 तीतर पाल के रहते हैं, जिनकी झोपड़ी पर घास होती है। होली के टाइम पे सर सर करती हवा चलती वसंत के मौसम के अंदर, उस वक्त ये लोग बनाते हैं कच्ची दारू, शराब जो होती है ना, उस दारू को ये बनाते हैं और उसे क्या करते हैं कि मत महुए से लिपटती मुदित उदित सी बास आती। जो महुए की शराब होती है ना, इनके घरों के पास से जब हम निकलते हैं ना, तो उसकी जो बास होती है, जिसको बदबू बोलते हैं, जो नहीं पीता उसके लिए, वो आपको मतलब चलते हुए फील होती रहती है वो महुआ आप लोगों को। और ऐसे गोंड मतलब थोड़े काले रंग के और तगड़े ऐसे प्यारे लगते हैं ना। मतलब आप कभी इन जंगलों के अंदर जाना और इन लोगों से मिलना, इनसे बात करना, इनका बात करने का तरीका इतना पोलाइट होता है। अब जैसे मैं जब गया इन जंगलों के अंदर, आई वॉज दी मेंबर ऑफ MP टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी, मतलब टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का मेंबर होने के कारण उनकी 7 टाइगर सर्वे के अंदर में गया था। तो इन जंगलों के अंदर इन लोगों से कुछ बात करते ना, तो डायरेक्टली वही बोलते, पता क्या बोलते हैं? अब जैसे इनको बोलते ना, शेर देखा कल ही ये यहाँ पर सामने वाले के खेत में बैठा था, हिरण देखी अब भी हाल, आप उनसे कुछ भी पूछ लो, भालू देखा, किसी बात कर रही, मतलब समझ में नहीं आता ये सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है। इतना मतलब क्योंकि इतना कैजुअल जानवर दिखता नहीं है। जानवर के बारे में बात बोलते कि आपने मुझे देखा हो नहीं देखा हो फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी, मैंने आपको जरूर देखा है। ऐसे होते जानवर की मतलब 100 बार हम जंगल के अंदर जाए तब जाकर के हमको एक बार शेर दिखेगा, बट आप एक बार जाओ शेर आपको एक बार में 100 बार ताक लेगा। ये होती जंगल की कहानी और जंगल का कानून जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से उनसे कुछ भी पूछते थे ना हम, कुछ भी कि क्यों आपको जंगली सुअर दिखा, पेट में अभी खाया मतलब दिखा था। इस तरह के होते हैं वो शिकारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वैसे तो क्या, अब वो तो एक कंजर्व एरिया तो वहां तो मार सकते नहीं, बट दूसरे इलाके में बड़े शिकार होते हैं, ठीक है। नहीं बेटा, भालू को कोई भी पाल के नहीं रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर ओशनिक डाइवर्जेंट। अरे ओशनिक देखो, जहां कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट मैंने आप लोगों को बताया, वहां पर मैंने आपको क्या बताया, जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट अलग होती है वहां पर रिफ्ट वैली बनती है। जहां ओशनिक प्लेट अलग होती है वहां पर हमें मिड ओशनिक रिज देखने को मिलती है, जहां से लावा निकल के बाहर आता है, ठीक है। हाँ बेटा, MP में लोग मोर पाल लेते हैं ना। इवन मैं मेरे आंख के सामने की बात बता रहा हूँ, मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी की तरह। मैंने मेरे गांव में हिरण को पालते हुए देखा लोगों को। मतलब क्या हुआ था कि एक हिरण का जो हिरण थी, मतलब हमारे गांव की बात कर रहा हूँ, वहां पे एक जो
लोग जो रहते ना, जो बकरी चराते, वहीं पे थे कोई। अब उन्होंने क्या किया था, जंगल के अंदर, मतलब नॉर्मल हमारे तो मालवा का पठार है वो, तो वहां पर घास वास और ये अच्छी होती है, तो बकरी चराने के लिए जंगल में जा रहे थे। अब क्या, एक हिरण थी, उस हिरण को भेड़िया खा गया था। उस हिरण को तो भेड़िया खा गया, और हिरण का जो छोटा बच्चा था, काफ जो था, वो बच गया था। तो ये आदमी उस बच्चे को उठा लाया, है ना, और उसको घास वास खिलाने लग गया। तो वो बच्चा इसकी बकरियों के साथ रहता था। तो हिरण और बकरी साथ साथ गाँव में घूमती थी हमारे लोगों के बीच से। ठीक है, ऐसा मतलब मैंने देखा है। ओके, तो ये ओशनिक ओशनिक डाइवर्जेंट में मिड ओशनिक रीज हमें देखने को मिलेगी। मूविंग अहेड, अगला जाएगा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है बेटा, जब दो प्लेट एक दूसरे से स्लिप होती है, स्लाइड पास होती है, एक प्लेट इधर आ गई, एक प्लेट इधर आ गई। बेसिकली हमने क्या देखा कि दो प्लेट आपस में आकर के कोलाइड हो रही, या फिर दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही। बट यहां पर क्या, दोनों ही प्लेट एक दूसरे से स्लाइड पास हो रही। तो जब दोनों प्लेट एक दूसरे से स्लाइड पास हो रही, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, है ना। इसमें कोई नया लैंडफॉर्म नहीं बनता, ठीक है, इसमें कोई भी नया लैंडफॉर्म नहीं बनता, पर जो एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म है वो डीफॉर्म हो जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। इक्की सिंह, क्वेश्चन बेटा आपका जो है ना, सी फ्लोर कैसे बनते हैं। जब समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटती जाती है ना, तो लावा निकल के जमा होता जाता है, ठंडा होता रहता है, और नया फ्लोर बन जाता है, फिर दूर हो जाता है, फिर ठंडा होता है, नया फ्लोर बन जाता है। ये समझ में आया ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाता अपना। बताओ, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको धीरे धीरे आराम से बताया। और दूसरा क्या, इस टाइम पे जो क्लास रहती है ना, आप लोग थक जाते हो यार। सर, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में डाइवर्जेंट क्यों नहीं होता। देखो बेटा, इनके बीच में डाइवर्जेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि दोनों का फॉर्मेट ही अलग अलग है ना, दोनों का फॉर्मेट ही अलग अलग है। और ऐसा भी होता है कि सेल्स की डायरेक्शन उस दिशा में नहीं जाती, है ना। उनका जो स्लेब जो अंदर फंसा होता है ना, जो टुकड़ा, जब दो प्लेट कोलाइड होती है, जो अंदर फंसा हुआ रहता है, इस चक्कर में डाइवर्जेंट नहीं होता। पर सतपुड़ा के नॉर्थ से नर्मदा निकलती है, बिल्कुल सतपुड़ा के नॉर्थ से। एक्चुअल में सतपुड़ा की जो मेकाल रेंज है ना, वहीं से निकलती है। मत लड़ो विशाल आर के, मत करो। सर, आप क्लास में नहीं थकते, मुझे तो मजा आता बेटा। करें कंटिन्यू आगे। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एग्जांपल है आपका सैन एंड्रियास फॉल्ट। कहां पर, यूएसए। सैन एंड्रियास फॉल्ट, यूएसए। क्लियर हुआ। ओके, इस जगह पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं। ये जो आपका पार्ट है ना, इस जगह पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं। चलो, ये इसका एक एग्जांपल आपको एनाटोलिया में भी देखने को मिलेगा। देखो, एनाटोलियन प्लेट इधर जा रही है, यूरेशियन प्लेट इधर जा रही है, दोनों में डायरेक्शन में चेंज है। सो दिस इज टर्म्ड एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, दिस इज टर्म्ड एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्लियर है। चलो, अब एक कंबाइन मैप देख लेते सभी का, है ना, कंबाइनली देख लेते। पहले डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट में मोशन स्प्रेडिंग होता है, जब चीजें दूर जाती है। कन्वर्जेंट में पास आती है तो सबडक्शन होता है। और ट्रांसफॉर्म में लेटरल स्लाइडिंग होती है ना। इसमें क्या होती है, लेटरल एक दूसरे की तरफ से स्लाइड मारती है प्लेट। अगला इफेक्ट क्या होता है, डाइवर्जेंट में कंस्ट्रक्शन होता है क्योंकि लावा निकल के बाहर आता है। कन्वर्जेंट में डिस्ट्रक्शन होता है क्योंकि प्लेट अंदर जाती है। और ट्रांसफॉर्म जो होता है आपका, वो कंजर्वेटिव होता है, ना तो उसमें बनती है ना उसमें डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, टोपोग्राफी की बात करें तो डाइवर्जेंट में आपको मिड ओशनिक रीज या फिर रिफ्ट वैली देखने को मिलती है। कन्वर्जेंट में आपको ट्रेंच और फोल्ड माउंटेन देखने को मिलती है। और ट्रांसफॉर्म के अंदर कोई सा भी लैंडफॉर्म नहीं बनता है। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद वोल्केनिक एक्टिविटी आपको डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट दोनों में देखने को मिलती है, बट ट्रांसफॉर्म में आपको ये देखने को नहीं मिलती है। ये तीनों के तीनों के ही लैंडमार्क्स हमने बता दिए बेटा, जो कि आपको एक साथ देखने को मिल गए, तीनों के ही लैंडमार्क्स। क्लियर हुआ। आगे बढ़े। देखो, यहां पर हमारा एक चैप्टर हो जाता कंप्लीट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। सर, व्हाट इज द रीजन ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट। देवेंद्र सिंह, कन्वेक्शनल करंट इज द रीजन ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट, जो कि मैंने इससे पहले के लेक्चर में बताया। टोपोग्राफी का मतलब होता है लैंडफॉर्म। टोपोग्राफी का हिंदी में मतलब होता है आकृति, कौन सी बनती है। फोल्टिंग का मतलब होता है जब प्लेट दूर जाती है ना, बीच में जो फोल्ट बनता है उसे फोल्टिंग बोलते हैं। डाइवर्जेंट में फोल्ट बनता है ये। चलो, अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं मैं, विच डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट बिटवीन द मेंटल एंड कोर। ओहो, कौन सी डिसकंटिन्यूटी आपकी मेंटल और कोर के बीच में प्रेजेंट होती है। सब समझ में आ गया, शिवांशी, मालवी, सभी लोगों को आ गया ना। ठीक है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी मेंटल और कोर में प्रेजेंट होती है, बताओ बताओ बताओ। आंचल शुक्ला बेटा, वो क्लियर नहीं हो पाया अभी, कुछ कुछ चीजें अभी भी मिस्ट्री है। कौन सी बाउंड्री हमें मेंटल और कोर के बीच में देखने को मिलती है। स्पेलिंग इसकी ए कर लेना,
टाइपर गलती कर देते बेटा, वो इतने आप लोगों की तरह टेक्निकल साउंड थोड़ी ना होते ज्योग्राफी में। चलो कौन सी होती है मैं तो देख लूं। बी इज द राइट आंसर। 55% बच्चों ने सही जवाब दिया, दैट इज दी बी। बी मतलब आपकी गर्टनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो बेटा मैं आप लोगों को 10 बार बता चुका हूं, डिसकंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कर लोगे, मुझे प्लीज एक्नॉलेज कर दो, मुझे बता दो ये डिसकंटिन्यूटी लर्न करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी से दोनों ही क्वेश्चन पूछते हैं। दोनों ही क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एनडीए भी पूछता है और सीडीएस भी पूछता है। तो डिसकंटिन्यूटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन और बहुत बार देखने को मिले, इसलिए मैं आप लोगों को फोर्सफुली बोल रहा हूँ कि डिसकंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। मुझे भी मजा थोड़ी ना आता आप लोगों को परेशान करने में। डिसकंटिन्यूटी याद रखना, ठीक है। ये वाला एक बार बेसिक से हम देख लेते हैं। सबसे पहले कॉनरेड, दूसरा मोहोरोविक, तीसरा रेपिती, है ना। रेपिती के बाद क्या आएगा आपका गर्टनबर्ग, और लास्ट में लेहमैन। ये इतनी डिसकंटिन्यूटी है। ये किस किस के बीच में, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। ये क्रस्ट एंड मेंटल रेपिती, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, और ये गर्टनबर्ग मेंटल एंड कोर, और लेहमैन अपर कोर एंड लोअर कोर। अब देख लो सारे के सारे लिख दिए मैंने। जो शॉर्टकट आपको याद रखना है इन चीजों के लिए आप रख लो। मुझे तो नहीं पसंद शॉर्टकट, तो इसलिए मैं तो लर्न नहीं करता, मैंने तो लर्न कर लिए उनको। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ्स इनर कोर। धरती का अर्थ्स इनर कोर, धरती का जो इनर कोर है, अर्थ का जो इनर कोर है उसकी डेंसिटी क्या है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ्स इनर कोर। एकदम इंटरनल पार्ट जो होता है धरती का, इंटरनल कोर जो होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है। 3 ग्राम, 5 ग्राम, 11 ग्राम, 15 ग्राम। सॉरी मैं वो तो लगाना भूल गया मैं। होल। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ्स इनर कोर, धरती का जो सबसे गहरा हिस्सा। मैंने आप लोगों को बताई थी एक बात, विद द हेल्प ऑफ सिस्मिक वेव्स की जैसे जैसे हम इंटीरियर तक जाते हैं डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। तो अर्थ के कोर की डेंसिटी, इनर कोर की डेंसिटी क्या और कितनी है। कितनी है बेटा। जल्दी कंप्लीट हो जा, जल्दी हो जा। पिछले वाले में गटनबर्ग होगा, तो गटनबर्ग ही तो बताया था मैंने भी। इसका आंसर है आपका डी। 73% बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया। लेट्स सी द टॉपर। अक्षत कुमार, कावेरी, कुंभकार, आरिफ खान, दीपिका एंड प्रथम। ठीक है, अक्षत कुमार। और उठा राजू, एकदम सही जवाब दिया बेटा। आप कोर तक जाते हैं तो डेंसिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अपर क्रस्ट 2.7, लोअर क्रस्ट 3, मेंटल 5, आउटर कोर 11 और इनर कोर 15 ग्राम। इतनी डेंसिटी हमको देखने को मिलेगी। मतलब जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूं बेटा, तो डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। चलो अगला, पोलर फ्लीइंग फोर्स रिलेटेड टू। पोलर फ्लीइंग फोर्स किस चीज से रिलेटेड है। ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर नन ऑफ द अबव। बहुत उड़ रहे थे ना हवा में, अब देखो पोलर फ्लीइंग फोर्स इज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड। पोलर फ्लीइंग अबव। भाई नहीं पता तो मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना नन ऑफ द अबव लिख दोगे। दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि 34% बच्चों ने सही जवाब दिया। 30, 22 और 12 यानी लगभग 70% बच्चों ने गलत आंसर दिया। क्या बात है, क्या बात है। अभिषेक बिस्त जी नमस्कार। चलो अभिषेक, अभिषेक बिस्त, थोड़ा बेटा उजाले में पढ़ाई किया करो, है ना। मतलब आपके जो लाइट थी वो थोड़ी डीम थी, आपके नोट्स प्रॉपर बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे, इससे क्या आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। छोटी उम्र है यार बेटा, अभी थोड़ा सा अपने जो नोट्स है ना उनके ऊपर उजाला रखा करो, ठीक है, ओके। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अवे फ्रॉम द सेंटर, आपके सेंटर से चीजों का टूट के अवे जाना, दूर जाना। तो पोलर फ्लीइंग फोर्स में हमने क्या जाना था कि जो चीजें टूट के आपकी पोल तरफ फ्लाई आउट हुई थी, ठीक। चलिए अब आता है अगला हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे हम बोलते हैं माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स एंड प्लेन्स। माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, ये तीनों हमें यहां देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों मिलकर के कुछ लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है आकृति। किस तरह की आकृति हमें देखने को मिलती है, आकृति मतलब लैंडफॉर्म, ठीक है, जिसको हम टोपोग्राफी भी नाम एक तरह का देते हैं, ठीक है, ओके। तो अ लैंडफॉर्म इज अ फीचर ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज पार्ट ऑफ टेरेन। टेरेन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर हाइट, वो 0 भी हो सकती है, वो कुछ हो सकती है, या फिर वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो लैंडफॉर्म क्या होता है, हमारी धरती के ऊपर अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं जो हमको दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि हाँ ये नया चैप्टर है, ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये दिस इज द प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, अ टेबल लैंड। क्या होता है, अ टेबल लैंड। टेबल लैंड, टेबल का मतलब आपको ये दिखाई दे रहा, दिस इज द टेबल लैंड, जिसका कोई एक पार्ट ऊंचा नहीं है इसकी तरह, एक शार्प पार्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्लैट है,
सो दिस इज टर्म्ड एज अ टेबल लैंड। और इस टेबल लैंड यानी इस टेबल लैंड जो हमारे यहाँ पर दिखाई दे रही, जिसका कोई एक पार्ट हाइट पे नहीं हो, ऊंचा नहीं हो, जो कि नॉर्मली हो, लो हाइटेड, इसे हम बोलते हैं आपका क्या, इसे हम बोलते हैं आपका प्लेट्यू। माउंटेन में क्या होता है, एक शार्प एज होती है जिसे हम शिखर बोलते हैं, एक शार्प पॉइंट होता है, उसे हम माउंटेन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। अब प्लेट्यू तो आपको टेबल की तरह फ्लैट दिखाई दे रहा है, माउंटेन जो है उसका आपको एक पिक दिखाई दे रही है ना, वो आपको शार्प दिखाई दे रहा है, दिस इज, है ना, तो ये आपका एक पीक दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड दी माउंटेन। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो आपको फ्लैट दिखाई दे रहा है एकदम, जिसकी कोई हाइट नहीं है, वो आपकी क्या हो जाएंगे, मैदान। वो आपकी क्या, देखो फ्लैट सरफेस, अंतर समझना मेरी बात, फ्लैट सरफेस बट इट हैव हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल, उसे हम बोलेंगे प्लेट्यू। बट द फ्लैट सरफेस विथ लो हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल इज टर्म्ड एज प्लेन। कैसे, आप ये देखो, ये है सी लेवल, पानी की सतह, पानी की सतह से इसकी हाइट है, भले उस पर कोई सा भी पॉइंट ऊंचा नहीं है, बट पानी की सतह से ऊंचा, तो ये क्या हो गया, प्लेट्यू। और ये पानी की सतह के बराबर ही है ये, इसलिए क्या हो गया, मैदान। प्लेन सरफेस मतलब लो लाइंग या फिर डिप्रेस्ड एरिया, और प्लेट्यू मतलब फ्लैट टॉप्ड अपर एज्ड एरिया, टेबल लैंड एरिया, टेबल लैंड एरिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके ओके, तो a landform is a feature on the earth surface that is a part of terrain. Endogenic and exogenic force can create lots of landmass. अब देखो, ये जो पार्ट है आपका, क्या, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स कैन क्रिएट लॉट ऑफ लैंडमास। कहने का मतलब, ध्यान से सुनना, अगला जो लेक्चर है ना वो इसी के ऊपर है, पूरा का पूरा लेक्चर एंडोजेनिक एक्सोजेनिक के ऊपर चलेगा, बट थोड़ा सा एक मोटे मोटे तौर पर, एक ब्रॉड लेवल पर आपको इतना सा बता देता हूं। एंडोजेनिक का मतलब होता है धरती के अंदर से जन्म ली हुई ताकत, एक्सोजेनिक का मतलब होता है एटमॉस्फेयर से जन्म ली हुई ताकत। जैसे कि अर्थ के इंटीरियर से कन्वेक्शनल सेल्स ने जन्म लेकर के माउंटेन बना दी, तो दैट इज कॉल्ड द एंडोजेनिक फोर्स। और वही आसमान से जो बारिश हुई, उस बारिश से लैंडस्लाइड होकर के टूट गई, दैट इज टर्म्ड एज एक्सोजेनिक फोर्स। तो एक्सोजेनिक फोर्स से भी लैंडमास बनते हैं, एंडोजेनिक फोर्स से भी लैंडमास बनते हैं। बात समझ में आई, ये इतना क्लियर हुआ अभी तक का पॉइंट, यहाँ तक का मतलब एमपी में प्लेट्यू है। देखो प्लेट्यू पूरे इंडिया में, अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो देखो, प्लेट्यू ऑफ मेवाड़, प्लेट्यू ऑफ मारवाड़, प्लेट्यू ऑफ दंडकारण्य, प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड, प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड, प्लेट्यू ऑफ तेलंगाना, प्लेट्यू ऑफ डेक्कन, ये कई सारे प्लेट्यूज हमारे देश में अवेलेबल है ना, जिनकी बात हम इन ज्योग्राफी में करेंगे। अगर रिवर के अंदर चले जाए तो वो क्या हुआ, दैट इज टर्म्ड एज वैली। विशाल, वो वैली के अंदर आ जाएगा, रिवर वैली, है ना, वो एक अलग लैंडमास है, रिवर वैली, प्लेट प्लेन, अपर फ्लैट प्लेट्यू, शार्प एज माउंटेन। एंड द डिफरेंस बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन, जो आपने पूछा, माउंटेन लंबी होती है ये, और हिल्स एक सेपरेट होता है जिसकी हाइट माउंटेन से कम होती है। हिल जो होता है वो एक सेपरेट होता है, एक पॉकेट होता है जो अलग रहता है, जिसकी हाइट कम होती है, और माउंटेन एक रेंज होती है, श्रृंखला श्रृंखला। अभिषेक बिस्ट, बिग फैन ऑफ यू सर, थैंक यू। समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े सर। हाइट फ्रॉम सी लेवल से लेवल एमपी का और यूपी का ज्यादा है सर, हाइट फ्रॉम सी लेवल एमपी का यूपी से ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा है। अब इसका कारण है, इसका कारण है, देखो एमपी जो है, एमपी की हाइट यूपी की हाइट से ज्यादा है, एमपी की हाइट बिहार की हाइट से ज्यादा है, एमपी की हाइट वेस्ट बंगाल की हाइट से ज्यादा है, एमपी की हाइट पंजाब हरियाणा की हाइट से ज्यादा है। क्यों, इसका कारण ये है बिकॉज एमपी इज सिचुएटेड ऑन दी पेनिनसुलर प्लेट्यू, बट द उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड हरियाणा आर सिचुएटेड ऑन नॉर्दर्न प्लेन्स। सो वी मतलब आई इज सिचुएटेड ऑन दी प्लेट्यू, एंड प्लेट्यू ऊपर होता है और प्लेन्स नीचे होते हैं। गंगा कहां बहती है, आपके इलाके में बहती है ना, तो गंगा के मैदान, वो मालवा का पठार, नहीं वो ऊपर वाला आर्मी, बेटा आर्मी ब्रदर सोहेल, आप जो बोल रहे हो अपन सबसे ऊपर रहते, वो वाला ऊपर थोड़ी ना, ये सी लेवल से हाइट ऊपर है, सभी ऊपर है रे दादा, सब अच्छे हैं अपने सारे के सारे। रितु सर भूख लग रही है बेटा, खाना खा लो। अब मैं बना के खिलाऊं क्या, अब खाना खा लो और क्या। अब यहाँ मैं भी तो आप लोगों के साथ जाग रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ ना सर। रिवर के कोस्ट लाइन ब्लॉक माउंटेन होंगे, बिल्कुल गलत, ऐसा कभी नहीं होता। रिवर के कोस्ट जो होंगे ना, उस कोस्ट पर आपको मिलेंगे रिवर प्लेन्स, या फिर जिनको हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। आप हर रिवर को नर्मदा से मत जोड़ो बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो माउंटेन समझ में आ गया, एक माउंटेन देखो, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक अगर नहीं समझ में आएगा तो एकदम हटा दो, अगला लेक्चर इसी के ऊपर होगा। माउंटेन यानी बहुत सारी रेंजेस, फिर आपकी हिल्स, एक सिंपल, एक पॉकेट, प्लेट्यू, पठार, और प्लेन्स मतलब एक मैदान। ये चार मेन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होते हैं। आगे बढ़ते हैं, माउंटेन की बात करते हैं, है ना। अब इसकी बात करते हैं, माउंटेन रिवर बेसिन वो इलाका होता है बेटा जहां पर नदी और नदी की सहायक नदी सब मिलकर बहती है, वो एक रिवर बेसिन होते हैं, ठीक है। तो अ माउंटेन इज अ लार्ज लैंडमास दैट इज राइज अबव द सराउंडिंग लैंड in a limited area, usually in the form of peak। देखो डेफिनेशन सिंपली समझ में आ रही है हमको। A mountain is a large landform, जो इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा लैंडफॉर्म होता है, that rises above the surrounding area। मतलब आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो, ये पूरा रूम अगर मैदान है तो ये जिस पूरे रूम से ऊपर है ये पोडियम, ये आपका बन जाएगा माउंटेन। ये क्या बन जाएगा आपका माउंटेन। द माउंटेन इज अ लार्ज लैंडमास दैट राइजेस अबव द सराउंडिंग एरिया। लैंड इज लिमिटेड, सराउंडिंग एरिया लैंड इज लिमिटेड, यूजुअली फॉर्म्स फॉर्म ऑफ पीक्स, जिसकी शिखर होती है, जिसकी क्या होती है, शिखर होती है। अ माउंटेन इज जनरली स्टीपर देन हिल्स। याद रखना, हिल्स और माउंटेन में अंतर क्या होता है, एक और अंदर जो आप देखो, दिस इज द माउंटेन जो स्टीपर है, और दिस इज द हिल्स। स्टीपर का मतलब जानते हो, स्टीपर मतलब शार्प,
ये स्टीपर है एंड दिस इज जेंटल। ये कौन सा स्लोप है? जेंटल, जो कि ऐसा है। जेंटल स्लोप के ऊपर आप मोटरसाइकिल चला सकते हो, बट स्टीप स्लोप मतलब ऐसा स्लोप जहां पर पैदल भी नहीं चल सकते। कैलाश पर्वत भी एक माउंटेन है, पर्वत मतलब माउंटेन। आगे बढ़ते हैं। अ माउंटेन इज जनरली स्टीपर देन हिल्स। माउंटेन आर फॉर्म्ड थ्रू द टेक्टोनिक फोर्सेस एंड वोल्केनिज्म। मैंने बताया आपको, जब दो प्लेट कोलाइड होती है तो उनकी बाउंड्री पर फोल्ड माउंटेन बनते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ज होती है तो उनकी बाउंड्री पर ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। इसके अलावा वोल्केनिक एक्टिविटी से भी माउंटेन बनते हैं, है ना। जैसे माउंट स्ट्रोम्बोली। माउंट स्ट्रोम्बोली ये क्या है? एक तरह की माउंटेन भी है और एक तरह की वोल्केनो भी है, जिसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन कहते हैं, माउंट स्ट्रोम्बोली। जैसे कोलंबिया है, कोलंबिया को सी ऑफ माउंटेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे 75% कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर माउंटेन ही माउंटेन है ना। तो नियरली 27% ऑफ वर्ल्ड लैंड सरफेस इज कवर्ड बाय द माउंटेन। 27% भाग विश्व का माउंटेन्स कवर करके रखते हैं। हाँ, मतलब कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं या फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिल्स। आयुष, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। उनके फॉर्मेशन और मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर माउंटेन को बेसिकली हम 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। वी क्लासिफाई माउंटेन इन 4 पार्ट। मेरे को थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, मेरे पाँव दर्द करने लग गया बहुत ज्यादा तेज। जब ज्यादा प्रेशर होने लगता है ना, मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? ये पोडियम हटा देता हूँ। अब आवाज आ रही है सभी को? करें शुरू। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम फोल्ड माउंटेन की। फोल्ड माउंटेन क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। सभी लोग, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है अपनी क्लास के अंदर जो नहीं जानता कि फोल्ड माउंटेन होते क्या है। हम सभी को पता है कि सर वो माउंटेन जो दो प्लेट के कोलिजन पर, जब दो प्लेट एक दूसरे से कोलाइड होती है, उस कोलिजन बाउंड्री पर जो माउंटेन हमें देखने को मिलता है, उस माउंटेन को हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल दो जल्दी से। गिव मी द एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। बिल्कुल हो सकता है बेटा, करण जोत। वेरी गुड। अक्षत कुमार, सोविक, वेरी गुड वेरी गुड। आप सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, हिमालय एंड एंडीज। मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को हमेशा याद भी रहेगा। यूराल है ना, कहां पर है? जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। किसको अलग अलग करता है? यूरोप को एशिया को। लिख देता हूं, ये यूराल माउंटेन विच सेपरेट यूरोप विथ एशिया। दिस इज द यूरल माउंटेन रेंज एंड इट इज अ फोल्ड माउंटेन, जो कि जब दो प्लेट कोलाइड होती है तो उनकी बाउंड्री पर बनता है। ठीक, बिल्कुल सही। दूसरा आ जाएगा ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होती है, कहां बनती है मुझे बताना। अभी हम पढ़ का है ब्लॉक माउंटेन कहां बनती है, बताओ। अराकान योमा तो म्यांमार के अंदर है बेटा। भंडारी जी, कहां से आप ये उठा करके लाए हो अराकान योमा? उसकी कोई जरूरत ही नहीं है अभी तो। अराकान योमा जो है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालय इन द म्यांमार। बिल्कुल बेटा, एकदम सही जवाब दे रहे हो सभी। ये डाइवर्जेंट बाउंड्री पर बनती है ब्लॉक माउंटेन। और ब्लॉक माउंटेन जो डाइवर्जेंट बाउंड्री पर बनती है, उसका एग्जांपल आपका हो जाएगा सतपुड़ा एंड विंध्याचल। एकदम कहां पर, ये आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैंने आपको बताया था, अभी एक लैंडमार्क बताया था मैंने आपको ये बता के कि ब्लॉक माउंटेन के अंदर ये वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को, जो ऊपरी भाग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। और जो निचला भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? ग्रेबन। तो दो होस्ट के बीच में एक ग्रेबन होता है, और ये ग्रेबन क्या हो जाएगी? आपकी नर्मदा वैली। ग्रेबन का दूसरा एग्जांपल क्या मिलेगा? ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी। जो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है ना, ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन का नाम है बेटा। ब्लैक फॉरेस्ट किसका नाम है? एक माउंटेन का नाम है। मैं लिख देता हूं यहां पर, ब्लैक फॉरेस्ट किसके किनारे पर? राहिन रिवर के। राहिन रिवर के किनारे पर है ब्लैक फॉरेस्ट। तो बीच में से राहिन रिवर और दोनों तरफ आपको ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर बीच में नर्मदा वैली, दोनों तरफ सतपुड़ा विंध्याचल। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी माउंटेन। जैसे हमने बोल दिया क्या सर? ब्लॉक माउंटेन। क्या बोल दिया? ब्लॉक माउंटेन। इतना समझ में आया? अगला लिखो वोल्केनिक माउंटेन। अब वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनती है? देखो, जब ज्वालामुखी से लावा निकल के बाहर आता है ना, सपोज करना ये लावा निकला और यहाँ जमा हो गया, फिर ये ठंडा हो गया, एक माउंटेन बन गई। फिर लावा निकला, यहाँ जमा हो गया, ठंडा हो गया, माउंटेन बन गई। फिर लावा निकला, जमा हो गया, ठंडा हो गया, माउंटेन बन गई बेटा। फिर निकला, जमा हो गया, ठंडा हो गया, माउंटेन बन गई। ऐसे कर करके इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो दिस इज टर्म्ड एज योर वोल्केनिक माउंटेन। दिस इज टर्म्ड एज योर वोल्केनिक माउंटेन, कि जो वोल्केनो के कारण हाइट गेन करता जा रहा है। फॉर एग्जांपल माउंट फ्यूजी, बिल्कुल सही। माउंट किलिमिंजारो, इट इज आल्सो अ वोल्केनिक माउंटेन। माउंट किलिमिंजारो, माउंट फ्यूजी, फीजी भी बोल सकते हैं। ये सब की सब आपकी वोल्केनिक माउंटेन हो जाएगी। राइट है? ठीक है। अगला आता है आपका रेसिडुअल माउंटेन। अगला क्या आता है हमारा? रेसिडुअल माउंटेन। अब रेसिडुअल माउंटेन क्या होती है? एक नई चीज आ गई हमारे पास। रेसिडुअल माउंटेन में क्या होता है बेटा, कि जब माउंटेन खत्म होने की कगार पे आ जाए, जब माउंटेन खत्म होने की कगार पर आ जाए, उसे हम बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। जैसे ये माउंटेन है, अब ये पहले माउंटेन इतनी हाइट की थी, ये जो आपको डॉट 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 लाइन दिख रही, बट धीरे धीरे खत्म हो रही। बिल्कुल सही गौरी नंदा, ये आपकी अरावली हो जाएगी। इसे रिलिक्ट माउंटेन भी बोलते हैं। कौन सी? रिलिक्ट माउंटेन।
अरावली। अगर आपने अरावली माउंटेन को गुरुग्राम के अंदर देखा होगा या फिर आपने इसको हरियाणा के अंदर देखा होगा, तो वहां पर क्या ये इतनी भुरभुरा गई है, इतनी खत्म हो गई है, लोग इसके ऊपर बाइक चढ़ाते हैं तेज स्पीड में, लोग इसके ऊपर स्कॉर्पियो चढ़ाते हैं, मतलब इसका खत्म होने पे आ गई है। ठीक है, ओके। और इसे हम क्या बोलते हैं? रेलिक्ट। हाँ, इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज के अंदर भी आता है। राजस्थान में भी है ना, बिल्कुल है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर वर्ल्ड की कुछ माउंटेन है ना, जो आपको इस मैप के अंदर दिखाई गई है। ठीक है, इस मैप के अंदर कुछ माउंटेन्स आपको वर्ल्ड की प्लॉट की गई है, जिसको कि मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको मेंशन कर देता हूँ। ये हो जाएगी आपकी अमेरिका के अंदर एक तरह से एक्सटिंक्ट होना, बिल्कुल एक तरह से धीरे धीरे खत्म होते जाना। दूसरा आपकी ये जाएगी एंडीज माउंटेन रेंज। कहां पर? साउथ अमेरिका। हाईएस्ट पीक माउंट अकानकागुआ, साउथ अमेरिका। अफ्रीका के अंदर इंपॉर्टेंट पीक में जाएगी एटलस माउंटेन रेंज। यहां पर आपको किलिमंजारो भी देखने को मिलेगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका की हाईएस्ट पीक भी है, किलिमंजारो। फिर ये यूरोप और ये एशिया, इन दोनों को सेपरेट करती है माउंटेन, इसका नाम हो जाएगा यूरल। यहां पर हो जाएगा आपका हिमालय, ये वेस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स। ये सब इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे, है ना। यहां पर इसे बोला जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दिस इज कॉल्ड द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो एंडीज, रोकीज, किलिमंजारो, एशिया के अंदर हिमालय। एशिया के अंदर बहुत सारी माउंटेन रेंज है, हिमालय है, काराकोरम है, कुल्लू शान, तियन शान, सुलेमान, हिंदू कुश, जैग्रोस, फोंटिस, कॉकेसस, कई सारी माउंटेन रेंज है एशिया के अंदर, जिनको आगे जाकर के देखेंगे हम, है ना। अफगानिस्तान में हिंदू कुश, सुलेमान, एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर है ये हिंदू कुश, तो सुलेमान है अफगानिस्तान के अंदर, जहां खैबर का पास है। समझ में आ गया? रॉकी फोल्ड माउंटेन है विश्वजीत। कर लिया नोट? आगे बढ़े। इसको मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए। ठीक, सारी कंट्री कॉन्टिनेंट के अंदर लिख दी। मैं कॉन्टिनेंट को भी एक अलग पेन से लिख देता हूं। ये हो जाएगा साउथ अमेरिका, बड़ा गंदा पेन है, लाल का ले लेते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए माउंटेन। यूराल माउंटेन को रिलोकेट कर दो, दिस इज यूराल, यूराल। दोनों में आती हो। माउंट फीजी इधर आती है आपकी पैसिफिक ओशन के अंदर, छोटी छोटी माउंटेन रेंज है वो तो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला आ जाएगा प्लेट्यू। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? प्लेट्यू। एक्यूमुलेटेड माउंटेन ऐसा होता है बेटा जो डिपोजिशन से बनता है। जब नदी अपने साथ साथ मिट्टी लेकर के आती है, बार बार डिपोजिट करने से भी कुछ बन जाता है, एक्यूमुलेशन माउंटेन बोलते हैं उसको। प्लेट्यू इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड। देखो जिसका टॉप जो है वो एकदम फ्लैट है, फ्लैट एकदम, बट मीन से लेवल से वो ऊंचा है, उसकी हाइट एक लेवल से ज्यादा है। तो प्लेट्यू इज ए फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड। प्लेट्यू ऑकर इन एवरी कॉन्टिनेंट एंड टेक थर्ड ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी धरती का 1/3 पार्ट ही कवर करते हैं। अब हमारी धरती का 1/3 पार्ट कितना होता है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। धरती का 1/3 पार्ट कितना होता है? अब देखो धरती के 1/3 पार्ट को अपन डिस्कस करें तो हम कहां पहुंच जाएंगे? 1/3 पार्ट होता है, यानी 100 का 1/3 होता है 33%। तो लगभग 33% एरिया के अंदर हमें प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल्स। फॉर एग्जांपल छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज मिनरल हाउस ऑफ इंडिया। छोटा नागपुर प्लेट्यू को क्या बोलते हैं? मिनरल हाउस ऑफ इंडिया। मतलब कहां पर है? झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर मौजूद छोटा नागपुर प्लेट्यू पर आपका कोल मिलता है, आपका आयरन मिलता है, आपका एल्यूमिनियम मिलता है। इस तरह की चीजें हमें यहां देखने को मिलती है छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर। ठीक है, ओके। एज ए रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड आर रिलोकेटेड एट द प्लेट्यू एरिया। देखो बिल्कुल जो पठारी वाले इलाके होते हैं उन पठारों के ऊपर हमें कई सारे प्लेट्यूज और ये वर्ल्ड के देखने को मिलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? बताओ समझ में आया? 10 मिनट और बेटा, ज्यादा इतना वो भी मत करो, थोड़ा सा टाइम है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लेते। काम की चीजें हैं ये सब, और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो प्लेट्यू की डेफिनेशन समझ में? प्लेट्यू का मतलब क्या? ये देखो, ये तो हो गई माउंटेन, ये हो गया प्लेट्यू। ठीक है, और इसमें भी कुछ प्लेट्यू ऐसे होते हैं, ये
इनको बोला जाता मेसा, और कुछ जो छोटे होते हैं ना इनको बोला जाता ब्यूट। मेसा और ब्यूट। सर प्लेट्यू पर कभी फ्लड नहीं आता, ऐसा नहीं है बेटा। क्रिया क्या होता है, जो नदियां यहां बहती है ये, वो नदियां यहां फ्लड लेकर के आएगी, है ना। तो जहां जहां नदियां, देखो आप एक पॉइंट समझो ना रिया, कि जो उत्तराखंड में बाढ़ आती है, बट उत्तराखंड तो पहाड़ी इलाका है, फिर बाढ़ क्यों आती है? पानी जहां चौक हो जाता है वो फ्लैश फ्लड ले आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब प्लेट्यू के टाइप, प्लेट्यू बेसिकली 4 तरह के होते हैं, 4 क्या 5, एक और होता है डाइसेक्ट प्लेट्यू, है ना। तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू, इंटर माउंटेन प्लेट्यू का मतलब होता है 2 पहाड़ों के बीच का पठार, 2 माउंटेन के बीच का पठार, जो मैदान से ऊंचा हो, मैदान से जिसकी हाइट हो, बट माउंटेन से छोटा हो, ऐसे प्लेट्यू को हम बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू। फॉर एग्जाम्पल तिब्बतन प्लेट्यू। कौन सी माउंटेन के बीच में? एक तरफ तो आपका हिमालय है और एक तरफ आपका कुनलुन शान, दोनों के बीच में आपका पिड माउंट प्लेट्यू, पिड माउंट प्लेट्यू, दोनों सॉरी इंटर माउंटेन प्लेट्यू, नॉट पिड माउंट प्लेट्यू। क्लियर हुआ? बड़े आगे अगला आ जाएगा पिड माउंट प्लेट्यू। कौन सा? पिड माउंट प्लेट्यू। अब पिड माउंट प्लेट्यू कैसे बताता अपने आपको? ये तो आपकी हो गई माउंटेन, है ना। ये आपका हो गया प्लेन, ये तो आपकी माउंटेन हो गई, ये आपका प्लेन हो गया, और इसके बीच में जो प्लेट्यू बनेगा, प्लेट्यू, दिस टाइप ऑफ प्लेट्यू टर्म्ड एज पिड माउंट प्लेट्यू। जो माउंटेन के फुट पे हो, पिड माउंट। ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि हमेशा इधर प्लेन हो, ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि हमेशा इधर प्लेन हो, बट माउंटेन के फुट पर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर विंध्याचल, ये माउंटेन हो गई, और प्लेट्यू यहां जो बना दैट इज दी मालवा। क्या बन गया? मालवा। तो इस तरफ विंध्याचल हो गया माउंटेन, प्लेट्यू हो गया मालवा, मतलब फुट पर, माउंटेन के फुट पर। दिस इज दी पिड माउंट प्लेट्यू। कोई डाउट है किसी को पिड माउंट में? दो चीज बताई, इंटर माउंटेन एंड पिड माउंट। एनी डाउट? नो डाउट। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज योर कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू आर फॉर्म्ड बाय द अपलिफ्टमेंट। अब जैसे ये आप देखो, ये आपका क्या है? ये क्या है आपका? ये कॉन्टिनेंट है। अब अंदर सेल्स चल रहे, कौन से? कॉन्वेक्शनल सेल्स। अब कॉन्वेक्शनल सेल्स ने हिट किया, कॉन्वेक्शनल ने हिट किया, तो धीरे 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 उठने लगा, तो सराउंडिंग के एरिया ऊपर हो गया, सराउंडिंग के एरिया ऊपर हो गया, सराउंडिंग के एरिया से जैसे ऊपर गया, मतलब क्या बन गया? कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। जैसे कि किम्बरले प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड मेनी प्लेट्यू ऑफ अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही जगह हमें कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू देखने को मिलेंगे। कहां पर? अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें ये देखने को मिलेंगे, जिसे हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बोलते हैं। पिड मतलब कि जो पांव के पास हो। इंटर माउंटेन रिपीट कर दूं रोहन, 2 पहाड़ों के बीच का पठार, खत्म बात। 2 पहाड़ों के बीच का पठार, कितना सिंपल है, एक पहाड़ 2 पहाड़ बीच में पठार, इंटर माउंटेन। इंटर मतलब 2, जैसे इंटर स्टेट होता ना, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब मध्य प्रदेश, जैसे इंदौर भोपाल। सर ऑस्ट्रेलिया का नाम, अरे ठीक है यार, जान दो बेटा, कहां इतना, अब अपन कुछ और सोचेंगे, कुछ अच्छा। अपन ने ग्रू भी तो किया ना, अच्छा खेले ना, ठीक है, अब लेट इट बी, इतना परेशान मत हो। पिड माउंट का एग्जांपल आपका मान लो, एग्जांपल, ठीक, ओके। लास्ट में आपका बचता वोल्केनिक प्लेट्यू। अब वोल्केनिक प्लेट्यू क्या होता है? वोल्केनिक प्लेट्यू क्या होता है? सपोज करो ये एक खाली जगह प्लेन, अब यहां से ज्वालामुखी फट गई, अब ज्वालामुखी के फटने की वजह से लावा निकल के इधर फैल गया, फिर अगले दिन लावा निकला, उसने क्या बना लिया? एक शील्ड बना ली। शील्ड जानते हो ना, कैप्टन अमेरिका की शील्ड देखी आपने, पीछे टांग के घूमता है, कैप्टन अमेरिका को हटा दो, महाभारत में जो लड़ते थे,
महाभारत में जो लड़ते थे शकुन, सहदेव, नकुल, जो लड़ते थे ना जिससे तलवार और सामने को शील्ड होती थी, जिसको हम एक ढाल बोलते हैं, ढाल, तो एक ढाल की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। इस तरह के उभरे हुए स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? हम आपका बोलते हैं वोल्केनिक प्लेट्यू। एकदम सही जवाब, स्वागत सिंह, डेक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। क्यों जरूरी? प्लेट्यू क्यों जरूरी? बिकॉज प्लेट्यू के पास मिनरल्स होते हैं। डेक्कन का प्लेट्यू काली मिट्टी के लिए बड़ा फेमस है। किस चीज के लिए? काली मिट्टी के लिए। तो काली मिट्टी वहां पर हमें देखने को मिलती है। दिस इज फॉर दी प्लेट्यूज। क्लियर हो गया? अब प्लेन्स जो है ज्यादा देखो फर्टाइल में, सही बताऊं ना आपको बेटा, आर्मी, ब्रेड, सोहेल, जो प्लेन्स आपके होते हैं वो ज्यादा फर्टाइल होते हैं। डिपेंड करता है मिट्टी कौन सी है। मेघा, इसका एग्जांपल है किम्बरले प्लेट्यू, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, है ना? हाँ, देखो इसका क्या सीन है, जो प्लेट्यू कौन सा फर्टाइल है? फर्टाइल प्लेट्यू नहीं होता, क्योंकि प्लेट्यू तो एक लैंड फॉर्म है। प्लेट्यू क्या है? ये तो एक लैंड फॉर्म है। फर्टाइल सोइल होती है कि कौन से प्लेट्यू पर कौन सी सोइल मिले, है ना? जैसे ढक्कन के ऊपर काली मिट्टी मिलती है, ज्यादा फर्टाइल है ना? डेक्कन के ऊपर काली मिट्टी मिलती है तो ज्यादा फर्टाइल है, और जिसके ऊपर नहीं मिलती वो कम फर्टाइल। बात समझ में आ गई? तो ये चीज इसके ऊपर ज्यादा डिटरमाइन करती है। सर वोल्केनिक प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय फीजर वोल्केनो। वोल्केनिक प्लेट्यू जो होता है ना, बेसाल्टिक इरप्शन से बनता है। एंडेसाइटिक इरप्शन होता है ना, हाइट बढ़ती जाती है, जो वोल्केनो वाला लेक्चर है ना उसमें बताऊंगा। बट जो बेसाल्टिक इरप्शन होता है उसमें निकल के फेल जाता है, निकल के फेल जाता है, तो वो उसका कारण हो जाएगा। हाँ, प्लेन्स कल करेंगे, है ना? प्लेन्स तो हम कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये वाला ऊपर कर दे रहा हूं मैं। आज यहीं तक करते हैं, ठीक?